हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडेंट। मैं नवीन तंवर स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट। अभी अनअकैडमी ने एक बड़ी शानदार पहल लॉन्च की है, पहली बार ऐसा किया है। और देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स को लॉन्च किया जा रहा है और ये 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से लॉन्च हो चुकी है। अब इसकी खास खूबी क्या है? इसमें 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज को कवर किया गया है और 10 अलग अलग आपको इसमें बुकलेट्स मिलने वाली है। करंट अफेयर के ऊपर बात करूंगा मैं, उस पर ज्योग्राफी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत सारी बुकलेट्स है। तो उनमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए गए, पहली बार 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर किए गए। इनकी जो कॉस्ट है वो 7,500 के वर्थ की है और इन्हीं में ही आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें मिलने वाले हैं। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑफर सिर्फ 20 से 25 अप्रैल के बीच में ही वैलिड है। तो आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर कौन कौन सी बुकलेट्स है, कुछ क्वेश्चंस तो देखने को मिले, कैसा स्टैंडर्ड है, हम भी देखें एक बार। तो उसी क्रम में पहले मैं आपको वो बुकलेट्स दिखाना चाहता हूं। तो ये जो बुकलेट्स है हिस्ट्री पे है बेटा आपको, ओके, उसके साथ कॉम्बैट के ऊपर है, और उसके साथ ही करंट अफेयर्स के ऊपर है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी, ओके। ये सारी 10 बुकलेट्स आपको मिलने वाली है। फिर से मैं बता देता हूं, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है और 20 अप्रैल से ये लॉन्च हो चुका है। 25 अप्रैल तक जो भी बच्चा 1 साल या उससे ज्यादा का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको ये बुकलेट्स उसके सब्सक्रिप्शन के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपके पास अनअकैडमी की किताबों के साथ साथ ये बुकलेट्स भी आएगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देना चाहता हूं। मैंने जैसे आपको बताया भी था कि मैंने इन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखा है और वास्तव में बड़े अच्छे क्वेश्चन। टीम की एक बहुत शानदार एफर्ट है, मेहनत है, आपको डेफिनेटली तैयारी में एक स्टेप आगे लेके जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं यूपीएससी सीएससी के लिए, जो अनअकैडमी की प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू बुकलेट है। ज्योग्राफी के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की जो बुकलेट आएगी, जब आपके पास 10 बुकलेट में से एक ज्योग्राफी की भी बुकलेट है। 750 से ज्यादा क्वेश्चन है बेटा इसमें। और आप जान रहे हो, पूरा ज्योग्राफी के ऊपर 750 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे होगा बेटा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं बताता हूं इस बुकलेट के अंदर क्या क्या होगा। विश्व भूगोल होगा, ब्रह्मांड, सौर प्रणाली, पृथ्वी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु, ओके। जलवायु के अंदर ये आप देख सकते हैं, वायुमंडल, सूर्यताप, ऊष्मा बजट, वायु दाब, वर्षण, विश्व जलवायु, जल चक्र, महासागर। फिर भारत का भूगोल हो गया, जैव भूगोल, विश्व मानचित्र, भारत में भू आकृति विज्ञान, भारत में अपवाह प्रणाली, भारत में जलवायु, भारत में मृदा, उसके बाद वन, भारतीय कृषि, भारत में मानचित्र, मानव और आर्थिक भूगोल बेटा, भारत और विश्व में जनसंख्या और प्रवास, मानव और आर्थिक भूगोल, भारत में मानव अधिवास और नगरीकरण, मानव विकास, प्राथमिक द्वितीयक गतिविधियां, खनिज और संसाधन। कितने हॉलिस्टिकली ज्योग्राफी को कवर किया गया है। तो 750 प्रश्न का अभ्यास आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं इन बुकलेट्स के साथ। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले ज्योमॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, भू आकृति विज्ञान के। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ये देखो। ये प्रश्न है कि भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्टेलेक्टाइट छोटे और गोल निक्षेप है जो गुफाओं के तल से ऊपर उठते हैं। सेकंड, स्टेलेग्माइट चौड़े आधारों और नुकीले सिरों वाले हिम स्तंभ के रूप में लटकते रहते हैं। आपने बताना है कि कौन सा कथन सही है, ए, बी, सी या डी। वैसे मैंने भी पढ़ाया है, आपने ज्योग्राफी मुझसे पढ़ा है, तो आप इसका जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा? आपके स्क्रीन पे है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट याद करो क्या कराया था जब मैंने भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां कराई थी, आपने जरूर देखा होगा। तो प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, बुकलेट में साथ के साथ उत्तर भी दिया होगा। उत्तर है डी,
डी का मतलब क्या है बेटा? देखो, डी का मतलब ना तो एक है और ना ही दो है। पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए ठीक नहीं दिए गए। अब तो बुकलेट किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही है इसको बहुत ज्यादा डिटेल में, ये देखो आप, ये बुकलेट ही है हमारी। तो इसमें जैसे डिफाइन किया गया है कि सबसे शानदार भूमिगत विशेषताएं जो चूना पत्थर की गुफाओं को सुशोभित करती है उसमें है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और केव पिलर जिसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसने बोला है कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसने बोला स्टेलेक्टाइट गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते हैं। गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते हैं बेटा, ये है ना, छत से नीचे की ओर लटकेंगे। तो ये नुकीले पतले नीचे की ओर बढ़ते हुए स्तंभ है, गुफा की छत से लटकते हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ये देखो, स्टेलेग्माइट गुफाओं के तल से, लेग्माइट जो नीचे से ऊपर की ओर जाए, और वह संचित खनिजों का एक ढेर है। वास्तव में स्टेलेग्माइट सतह से या इसके ठीक नीचे स्टेलेक्टाइट की पतली नली के माध्यम से जल के टपकने के कारण बनते हैं और छोटे मोटे और अधिक गोल होते हैं। तो एक प्रश्न, उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, देखो बेटा, उसके साथ साथ क्या कहता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक लंबी अवधि में छत से लटका हुआ स्टेलेक्टाइट अंततः एक स्तंभ बनाने के लिए आधार से उठने वाले स्टेलेग्माइट से जुड़ जाता है। ये स्टेलेक्टाइट था, कहता है ये नीचे वाला स्टेलेग्माइट है, आपस में मिल जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? केव पिलर बनता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। और इसी तरह की विशेषताएं आमतौर पर किसी भी बेहतर रूप से विकसित चूना पत्थर के क्षेत्रों में, जिनको हम इनको कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं, में देखी जाती है। जैसे कुआलालंपुर में बाटू गुफाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको में मैमत गुफाएं, कंटकी और कार्ल्सबर्ग गुफाएं यूगोस्लाविया में पोस्टोजना गुफाएं। ये एग्जाम्पल है कुछ चूना पत्थर स्थलाकृतियों के जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित है। इंडिया का आपको याद होगा, मैंने एग्जाम्पल बताया था, भारत में भी बोरा केव्स है, वहां पे भी आपको इस तरह की स्थलाकृतियां मिलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुकलेट से। विलियन ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण कोमा जल योजन शब्द किससे संबंधित है? ये सारे शब्द किससे संबंधित है? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय या इनमें से कोई नहीं? आप जवाब दीजिए, क्या जवाब हो सकता है? विलयन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन किससे जुड़े हुए हैं ये सभी? याद करो, बहिर्जात बलों को मैंने पढ़ाया था आपको, वहां से आपको हेल्प मिलेगी इसको करने में। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, उत्तर है बी। बी का मतलब क्या हुआ? ये रासायनिक अपक्षय से संबंधित है। ओके, अपक्षय तीन तरह का था ना, मैंने आपको बताया था, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो ये केमिकल अपक्षय, रासायनिक अपक्षय से जुड़ा हुआ है, तो विकल्प बी सही है। तो अपक्षय के कारण पृथ्वी की सतह के निकट चट्टानों का विघटन होता है। पादप, पशु जीवन, वातावरण और जल अपक्षय के प्रमुख कारण है। पादप भी, पशु जीवन भी, वातावरण भी और जल अपक्षय के प्रमुख कारण है। अपक्षय चट्टानों के सतही खनिजों को विघटित और मुलायम करता है ताकि उन्हें जल, वायु और हिम जैसे अपर्दन कारकों के द्वारा दूर ले जाया जा सके। ये सब आप अपक्षय अपर्दन वाला कंसेप्ट है ये। तो अपक्षय की प्रक्रियाएं, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से अपक्षय होता है? भौतिक अपक्षय, इसमें ब्लॉक विघटन, दानेदार विघटन, अपस्तरण, तुषारकरण। रासायनिक अपक्षय है दूसरा, विलयन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन। ओके, उसके बाद बायोलॉजिकल मैंने बताया था तीन तरह का होता है, 1, 2 और 3। तो पशु और कीट, वनस्पति, मनुष्य आदि द्वारा होता है ये जैविक अपक्षय। तो प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से रासायनिक अपक्षय विलयन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जल योजन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको लगे कि आपके लिए आज अनअकैडमी कर क्या रहा है। सबसे ज्यादा आपको ऑथेंटिक कंटेंट, सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन में पढ़ाई
हर वक्त आपके साथ रहना, सब कुछ है अनअकैडमी पे आपके लिए। मेंटरशिप है, एडुकेटर्स आपके साथ है, आंसर राइटिंग के बैचेस है, एमसीक्यूज के बैचेस है, और अभी तो बुकलेट्स तो देता ही है, ये प्रैक्टिस बुकलेट्स भी दे रहा है बेटा। तो देखो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रैक्टिक क्षेत्र पारगम्य और छिद्र युक्त चट्टाने हैं जो पूरी तरह से पानी से भरी होती है। दूसरा, जल स्तर के ऊपर स्थित क्षेत्र असंतृप्त होता है और इसे वाडोज क्षेत्र कहा जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको, ए, बी, सी या डी। बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका? देख पा रहे हैं आप इसको? प्रैक्टिक क्षेत्र और वाडोज क्षेत्र। तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं, क्या उत्तर है इसका? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये अब एक्सप्लेनेशन होगा तो कितना अच्छा होगा इस कंसेप्ट को समझ रहा। देखो यहां पे तो बताता है कि ये पारगम्य और छिद्रयुक्त चट्टानों के क्षेत्र या जोन जो पूरी तरीके से पानी से भरे होते हैं उनको बोलते हैं फ्रैक्टिक क्षेत्र या संतृप्ति के क्षेत्र। एक जलचर का हिस्सा है और इसका आकार, रंग और गहराई मौसम के अनुसार और गीले और सूखे समय के दौरान बदलते हैं। सेकंड कहता है जल स्तर के ऊपर स्थित क्षेत्र असंतृप्त होते हैं और इनको बोलते हैं वाडोज क्षेत्र कहा जाता है। वाडोज एक लैटिन शब्द है जो शैलो यानी कि उथले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भूमि की सतह और फ्रैक्टिक कृत्रिम क्षेत्र शीर्ष के बीच पृथ्वी का हिस्सा है और इसी स्थिति, इसकी जो स्थिति है भूजल अपने वायुमंडलीय दबाव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सब भू आकृति विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, इंडिया ज्योग्राफी पे भी, क्लाइमेटोलॉजी पे भी, सब क्वेश्चन किस तरह से इस बुकलेट के अंदर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों में बहिर्मुखी आग्नेय चट्टानों की तुलना में बड़े खनिज क्रिस्टल होते हैं। सेकंड, अधिकांश तल छटी चट्टानें गैर क्लैस्टिक होती है। थर्ड है विभिन्न क्लैस्टिक चट्टानों के सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े दाने तक सही क्रम है शेल, सिल्टस्टोन, बालुकाश्म और पिंडशिला। कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। सोचिए, ये देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये देखो सी का मतलब 1 और 3 ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी बुकलेट की है, आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो देखो कथन 1 क्यों सही है, सेकंड क्यों नहीं सही है और थर्ड क्यों सही है, सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कथन 1 सही है, कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और मैंने आपको अगर याद हो जब ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि अगर वो धरातल के नीचे ठंडी होती है और धरातल के ऊपर ठंडी होती है, नीचे ठंडी होगी धीरे धीरे से ठंडी होगी, ऊपर आएगी अचानक से तेजी से ठंडी होगी, तो उससे उनकी क्रिस्टलीय संरचना मैंने बताई थी। बड़े क्रिस्टल कब बनते हैं, छोटे क्रिस्टल कब बनते हैं, ये वही वाला कंसेप्ट है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघले हुए मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यदि पिघला हुआ पदार्थ बड़ी गहराई पर और धीरे धीरे ठंडा होता है तो निर्मित होने वाले दाने सामान्य से बड़े होते हैं। ओके, और अचानक अगर शीतलन हो जाता है सतह के ऊपर आके तो छोटे और चिकने दाने निर्मित होते हैं। इसलिए आंतरिक चट्टाने आग्नेय चट्टानों में बहिर्मुखी आग्नेय चट्टानों की तुलना में बड़े खनिज क्रिस्टल होते हैं, अंदर वाली के क्रिस्टल साइज बड़ा होगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है कि क्यों गलत है, चलो जानते हैं क्यों गलत है। कहता है अवसादी शैलों का वृहद भाग क्लैस्टिक होता है क्योंकि अवसाद बड़े पैमाने पर पहले से मौजूद चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये सही है। वे क्या बताता है, विभिन्न क्लैस्टिक चट्टानों के सबसे छोटे से बड़ा जो साइज है ना, जो सही क्रम है शैल है, सिल्टस्टोन है, बालुकाश्म है और पिंडशिला है। ये जो ऑर्डर पूछ रहा था ना शैल, इस तरह का ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है।
ये ऑर्डर के हिसाब से ही दिया गया है। तो बेटा वो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए जियोमॉर्फोलॉजी के। अभी क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो आपके सामने जलवायु के है, क्लाइमेटोलॉजी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल, सूर्यताप, उष्मा बजट और वायु दाब के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, तो जीवाणु जनित बीमारियों से होने वाली मृत्यु जो दर है, जो डेथ रेट है, वो उष्ण कटिबंधीय देशों में सामान्य रूप से ज्यादा और रेगिस्तान में कम क्यों होती है। मतलब जीवाणुओं से जो बीमारियां है और उससे होने वाली मृत्यु दर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तो ज्यादा होती है, रेगिस्तान में कम। क्या रीजन है उसका? कहता है उच्च तापमान और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जीवाणु आसानी से संचरित नहीं होते। ओके, कम तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जीवाणु आसानी से संचरित नहीं होते। कम तापमान और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जीवाणु आसानी से संचरित नहीं होते और उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जीवाणु आसानी से संचरित नहीं होते। बताओ, ये इस तरह के क्वेश्चन आप जानते हो आते हैं। हर क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी के लेवल पे है और जो मेन टारगेट बेटा आपको सिखाना है ताकि आप सीखो इससे भी। क्या होगा इसका सही उत्तर बताओ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो देखिए ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या कह रहा था? ऑप्शन कहता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में रेगिस्तान में कम इसलिए होती है कि रेगिस्तानों में तापमान ज्यादा होता है और आर्द्रता कम होता है, जिससे जीवाणु आसानी से संचरित नहीं हो सकते। बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होती है और वो इजीली कम्युनिकेट भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि किस पे डिपेंड करती है? मौसम और जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता की स्थितियां कवक और रोगों के विकास को बढ़ावा या हतोत्साहित कर सकती है। तो मनुष्य और फसलों दोनों के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय देशों में मृत्यु दर सामान्य से अधिक क्यों होती है ना? और रेगिस्तान में कम इसलिए ही होती है क्योंकि वहां उच्च तापमान और कम आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं जहां पे जीवाणु आसानी से संचरित नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण है जिसके कारण घोड़ों के बजाय ऊंटों को पूरे रेगिस्तान में भारवाही जानवरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? क्यों ऊंट ज्यादा सक्सेसफुल है रेगिस्तानी क्षेत्रों में घोड़ों की तुलना में? ऐसा क्या कारण है? कहता है ऊंटों के नुकीले खुर होते हैं जो रेतीले रेगिस्तान में आसानी से धंस जाते हैं, जबकि घोड़ों के पैर चौड़े गद्देदार होते हैं और रेत में फिसलते नहीं हैं। सेकंड, ऊंट अपने पेट में जल और अपने कुबड़ में वसा जमा कर सकता है, जबकि घोड़े ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बताना है दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर क्या होगा। 1, 2, ए, बी, सी या डी, क्या सही उत्तर है? क्या सही उत्तर है? वैसे तो लॉजिकल है, आपने बेसिक पढ़ा, ये तो 8th, 9th, 10th में भी पढ़ते हैं हम। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बी इसका सही उत्तर है। एक कथन सही नहीं है, पहले वाला रॉन्ग है क्योंकि रिवर्स स्टेटमेंट है। ऊंट वाला घोड़े के बारे में है, घोड़े के बारे में जो लिखा गया वो ऊंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला तो सही है। तो फिर देखो आप एक्सप्लेनेशन, रेगिस्तान में अपने माल को ले जाने के लिए कारवा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला भारवाही जानवर ऊंट है। उपयुक्त रेगिस्तान का इसको जहाज भी बोलते हैं। और घोड़े जिनके पास, देखो घोड़े के पास नुकीले खुर होते हैं, जबकि स्टेटमेंट में ऊंट के पास नुकीले खुर बोला गया था, जो रेगिस्तान में आसानी से धंस जाते हैं। और इसके विपरीत जो ऊंट के पैर के पास चौड़े गद्देदार पैर होते हैं जो रेत में फिसलते नहीं है। सेकंड वाला बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि एक भारवाही ऊंट 300-350 पाउंड का भार वहन कर सकता है, एक दिन में 50 मील की यात्रा तय कर सकता है। और अगर रेसिंग ऊंट है, अगर वो कैमल रेसिंग वाला है, तो दुगनी दूरी भी तय कर सकता है। और ऊंट के और भी कई फायदे हैं, इसके दूध और बाल का इस्तेमाल करते हैं। ऊंट अपने पेट में जल और अपने कुबड़ में वसा जमा कर सकता है ताकि बिना भोजन के वो लंबे समय तक रह सके, बिना भोजन और पानी।
समझ गए? नेक्स्ट देखो, ये बायोज्योग्राफी। मृदा संस्तर सोल होराइजन को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऊपर से नीचे की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदा की बहुत सारी लेयर्स होती है, आपको पता है ना, जो हमें मिट्टी दिखती है बेटा, उसकी बहुत सारी लेयर है। तो कहता है उन्हीं संस्तरों के बारे में बात कीजिए। पहला संस्तर है सतही मृदा, फिर जैविक सामग्री, अधोमुखी, उच्च खंड परत है, और मूल चट्टान और आधार चट्टान। तो बताइए कौन सा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ए, बी, सी या डी, है ना? ऊपर से नीचे है बेटा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर चलना है, ये बात ध्यान रखना। सबसे ऊपर वाली मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? सबसे ऊपर वाली, फिर उससे नीचे वाली, उस हिसाब से आपको सेट करना है कौन सी लेयर है। तो उत्तर बताए आपको, आप जवाब दीजिए पहले। तो ये लीजिए, इसका उत्तर है उत्तर बी। ये देख सकते हैं विकल्प बी। बी का मतलब ये देख लो बेटा, सबसे लास्ट, सबसे ऊपर से नीचे, सबसे नीचे आएगा आपका आधार चट्टाने, ओके। और सबसे ऊपर इसमें क्या है, नंबर 2, ये जैविक सामग्री, ओके। जिस बच्चे ने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है वो इजीली कर सकता है। मेरे लेक्चर्स में भी मैंने पूरा सॉइल प्रोफाइल कराया है आप लोगों को, वहां से भी आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है, उसके बीच का। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में अगर टॉप और बॉटम मोस्ट का पता है तो आंसर निकल आता है, जैसे इसमें निकल के आ गया। तो 2, 1, 4, 3, 5। फिर देखो इसमें यहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है बेटा, पूरा। तो देखो, मृदा की विभिन्न परतों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर खंड को मृदा संरचना कहते हैं। प्रत्येक परत जो उसकी बनावट, संरचना, गहराई, रासायनिक संरचना में भिन्न होती है ऊपर से नीचे की ओर, और परतों को संस्तर के रूप में जाना जाता है। 3 प्रमुख है, ए, बी और सी, और कुछ कार्बनिक संस्तर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओ। तो फिर इसने बताया ओ क्या है, ओ संस्तर ह्यूमस या कार्बनिक है। इसमें ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ जैसे कि अपशिष्ट पत्तियां है, कुछ मृदा में पतला है ये, कुछ में ये मोटा मिलता है, कुछ में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो ये डिटेल आपको काम आएगी। ओ संस्तर की विशेषताएं क्या है। फिर ऊपरी संस्तर, ए संस्तर आ गया, इसकी विशेषता, परत आमतौर पर नरम छिद्रपूर्ण होती है, अधिक जल संचित रख सकती है, आमतौर पर गहरे रंग की होती है क्योंकि ह्यूमस और खनिज से भरपूर है। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है और बढ़ते पौधों को पोषक तत्व देता है। इससे अगली परत, ह्यूमस की मात्रा कम लेकिन खनिज अधिक होते हैं उसमें, कठोर और ज्यादा सुगठित होती है, इसे बी परत या बी संस्तर भी कहते हैं, या मध्य संस्तर। फिर तीसरा संस्तर सी है बेटा, इस परत में अपक्षयित मतलब जो अपक्षयित मूल सामग्री वो जमा होती है। फिर आर स्तर मृदा संरचना के आधार पर आंशिक रूप से अपक्षयित आधारशिला को दर्शाती है। तो इस हिसाब से ये आपका पूरा ये सॉइल प्रोफाइल है, आप इसको देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल सबसे ऊपर ओ है, ए है, बी है, सी है, और फिर इनकी भी अंदर भी बहुत सारी लेयर है। तो समझ रहे हो ना बेटा, आपको पढ़ के लग रहा होगा कि जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं। बेटा ये प्रैक्टिस बुकलेट है, इतना डिटेल की नॉलेज दी गई है आपको। मतलब हम चाहते यार आप वास्तव में आईएएस बनो। एक बार बस थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी मेहनत के साथ और लगन के साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो एंटीसोल के बारे में। एंटीसोल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, एंटीसोल आमतौर पर हाल ही में निक्षेपित यानी कि ताजा निक्षेपित स्थल पर पाए जाते हैं। इस मृदा में बहुत अधिक उत्पादक क्षमता होती है और अस्थिर वातावरण की मृदा इन मृदाओं का हिस्सा है। क्या सही उत्तर है बताओ, क्या सही उत्तर होगा बोलिए। तो देखते हैं, उत्तर है सी। सी का मतलब 1 और 3 ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट
रॉन्ग है। तो पहले ये बताएंगे कि ये वाला क्यों सही है, फिर हम ये देखेंगे कि ये गलत क्यों है, फिर हम ये देखेंगे कि ये सही क्यों है। तो पहला सही क्यों है, तो एंटीसोल मृदा का एक बहुत व्यापक समूह है जिसे सामान्य रूप से जिसमें सामान्य छोटी प्रोफाइल विकसित होती है। एंटीसोल आमतौर पर हाल ही में निक्षेपित सामग्री यानी कि जलोढ़ या अपक्षय के लिए प्रतिरोधी सामग्री रेत पाए जाते हैं। सही क्यों नहीं है सेकंड वाला, इसकी उत्पादक क्षमता भिन्न होती है, व्यापक रूप से भिन्न होती है ना। बाढ़ के मैदानों में तो बहुत ज्यादा उत्पादक होती है और कम ढलान या रेतीले क्षेत्रों में पाए जाने पर इनकी उर्वरता कम हो जाती है। तो इसकी उत्पादकता में भिन्नता मिलती है, कहीं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है और कहीं नहीं, मतलब कम है। और थर्ड स्टेटमेंट क्यों सही है, इसमें अस्थिर वातावरण की मृदा जैसे बाढ़ के मैदान, रेत के टीले, खड़े ढलान पर पाए जाने वाली मृदाएं शामिल है। एक और क्वेश्चन देखो, मृदा की नमी के प्रकारों के संबंध में सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौधों को गुरुत्वीय जल उपलब्ध नहीं होता, पौधों को संघनन केंद्रक या हाइग्रोस्कोपिक जल भी उपलब्ध नहीं होता, रासायनिक रूप से संयुक्त जल भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। कौन सा कथन सही है, क्या नहीं मिलता पौधों को, है ना। जोरदार क्वेश्चन, हिला के रख डाला। आप देखो जब ऐसे 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी आपका लेवल कहां होगा, बताओ। तो उत्तर है सी, यानी कि कोई सा जल प्राप्त नहीं होता, ना ये वाला प्राप्त होता, ना ये प्राप्त होता, तो ना ये होता। फिर कौन सा जल मिलता है उसकी भी बताएगा ये देखो, पहला विकल्प सी सही है। विभिन्न प्रकार के मृदा में मौजूद विभिन्न प्रकार के जल है। पहला है गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं जिसको। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा जल स्तर तक पहुंचने वाले जल को गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। ये पौधों को उपलब्ध ही नहीं होगा। सेकंड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यह जल भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। यह जल की एक पतली परत होती है जो मृदा कणों द्वारा जकड़ ली जाती है, वो जकड़ लेते हैं, तो अवेलेबल नहीं रहेगा। रासायनिक रूप से संयुक्त जल, मृदा कणों में मौजूद रासायनिक यौगिकों में जल होता है, इसे रासायनिक रूप से संयुक्त जल के रूप में जाना जाता है, और यह जल भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। फिर कौन सा उपलब्ध होता है ये तो बता दो सर। ये देखो, ये केशिका जल है, ये जल पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है, छोटी केशिकाओं में मृदा के कणों के बीच में होता है। बताओ आ रहा है मजा। एक और क्वेश्चन, अब चलते हैं भारत में भू आकृति, इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इंडिया से देखते हैं, मजा आ रहा है ना यार। चलो, कहता है हिमालय निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। पहला है कराकोरम, जास्कर, फिर दूसरा, फिर पीर पंजाल, और चौथा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। अब कहता है नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम बताओ, यानी कि उत्तर नॉर्थ से लेके साउथ तक का क्रम बताना है, यानी कि सबसे नॉर्थ में इनमें से क्या है, फिर उसके साउथ, उसके साउथ, और सबसे ज्यादा साउथ में कौन सी है। तो कराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल और जास्कर। फिर है कराकोरम, फिर पीर पंजाल, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। क्या सही उत्तर होगा। इंडिया की मैपिंग वाली क्लास में कराया बेटा मैंने, जब इंडिया का मैपिंग वाला सेशन लिया था ये सब मैंने कराया था। मतलब एक कॉम्बिनेशन है, आपको एडुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो आपका कंसेप्ट बिल्टअप किया जा रहा है, उसको यहां से आप उसको अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो सही उत्तर है सी बेटा, सी कैसे, ये यहां पे देख सकते हैं, खुद भी दिखाया हुआ है। सबसे ऊपर है कराकोरम, ये नजर आ गया आपको, फिर ये लद्दाख है, फिर ये जास्कर है, और उसके बाद ये पीर पंजाल है। तो सी ऑप्शन यही है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो आपको ऐसे मैप भी मिलेंगे, ज्योग्राफी है तो मैप्स डेफिनेटली सी होंगे ही। तो सेम यही ऑर्डर दिखाया है यहां पे, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, मेघालय और कार्बी अंगलोंग पठार मुख्य प्रायद्वीपीय ब्लॉक से अलग स्थित है और मेघालय पठार की सतह अत्यधिक अपर्दित है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? सब बताया है, ये सब पढ़ा हुआ है ये हमारा, और नहीं पढ़ा तो जैसे ही आप अनअकैडमी पे आओगे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सी का मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है। ये वाला भी सही है। मेघालय कार्बी अंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय ब्लॉक से अलग स्थित है और मेघालय पठार की सतह अत्यधिक अपर्दित है। अपर्दन के लिए अपर्दन के एजेंट काम कर रहे होंगे वहां पे, और आप वैसे भी जानते हो मेघालय रेनफॉल। तो ये देखो, कहता है पूर्वोत्तर का पठार। अब एक्सप्लेनेशन देखो, कितना माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन है। पूर्वोत्तर का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला इंडिया। तो हिमालय की उत्पत्ति के दौरान भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति की वजह से लगने वाले बल के कारण राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में एक बड़ा विच्छेदन हुआ, एक गैप बन गया था, और यह गर्त कई नदियों के निक्षेप की गतिविधियों से भर गया, है ना। बाद में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां वहां पे काम कर रही थी। तो कथन 1 कहता है, तो मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार मुख्य प्रायद्वीपीय ब्लॉक से अलग है। यस, अलग है। क्यों अलग हुआ? जब हिमालय बन रहा था तो इंडियन प्लेट के मूवमेंट की वजह से। और मेघालय के पठार को इस क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी समूहों के नाम पर 3 पहाड़ियों में विभाजित किया गया। आप जानते हो, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां। और इस विस्तार को असम के कार्बी एंगलोंग पठार में भी देखा जा सकता है। इसी का विस्तार है ये, असम में। सेकंड वाला क्यों स्टेटमेंट सही है? अत्यधिक अपर्दित वाली बात कर रहा था। तो छोटा नागपुर पठार के समान ही मेघालय पठार भी कहता है। देखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। कोयला है, लोहो अयस्क, सिलेमिनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से संपन्न है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। और मेघालय के पठार पे अत्यधिक अपर्दन हुआ है। चेरापूंजी भी स्थायी वनस्पति आवरण से रहित एक अनावृत चट्टानी सतह को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या असम? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा। ये देखिए, उत्तर है ए। उम्मीद कर रहा हूं आपने भी ए ही जवाब दिया होगा। तो यानी कि मिजोरम को आप मोलेसिस बेसिन के नाम से जानते। अब ये क्या है मोलेसिस बेसिन, जान लो इसको भी। ये लो, विकल्प ए सही क्यों है? पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत हिमालय पर्वत प्रणाली का ही हिस्सा है। उत्तर से दक्षिण दिशा में सामान्य जो इनका संरेखण है आप देख सकते हैं। सबसे उत्तर में पटकई बूम, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का आपने मैप जानते होंगे बेटा, कुछ इस तरीके से है। ओके, यहां पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, इस तरीके से। ओके, मैपिंग पे भी कमांड रखना, ठीक है। तो कहते हैं पटकई बुम नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, दक्षिण में मिजो और लोसाई पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, और मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मुलायम और असंगठित निक्षेपों से बना है। ये लो, इस कारण से इसको मोलेसिस बेसिन कहते हैं। एक और प्यारा क्वेश्चन, भारत में द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड, लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो कौन सा कथन सही है? बी, सी या डी? फटाफट जवाब दो। ये तो यार यूपीएससी कई बार पूछा है ऐसे क्वेश्चन।
क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से ए, बी, सी या डी देखते हैं क्या जवाब दे रहे हो आप लोग। तो उत्तर है सी। सी का मतलब दोनों ही कथन सही है। ये लो, दोनों कथन सही है। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, यस, लक्षद्वीप प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, कथन एक सही है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है, दक्षिणी एशिया में ज्ञात एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और सुमात्रा से म्यांमार तक ज्वालामुखी श्रृंखलाओं के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड, बैरन द्वीप, फिर कुछ और भी है। बैरन द्वीप उत्तर और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है। इसकी लोकेशन को और उसको यहां पे डिफाइन किया गया। सेकंड स्टेटमेंट लक्षद्वीप वाला है, प्रवाल द्वारा बनाए गए हैं और उनके किनारों पे प्रवाल भित्तियां होती है। एक और, तो भारत की भू आकृति देख ली हमने। आप देखो बेटा, ये 750 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं ना उस पूरी बुकलेट में, पूरा आपका जो ज्योग्राफी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको टारगेट करके बनाए हैं। ये युगांतरकारी पहल है भाई, बिल्कुल बदल के रख देगी आपकी स्ट्रेटेजी। आपको यूपीएससी का जो कंपटीशन है ना उसमें आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकी बच्चों से, क्योंकि आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं बेटा, उम्दा है। भारत में जलवायु को लेके कुछ क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित वायुमंडलीय स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी हिमालय की ओर उच्च दाब केंद्रों का विकास, उत्तरी हिमालय की ओर ऊपरी वायु प्रणाली में जेट प्रवाह की उपस्थिति और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। यह भारत की वायुमंडल या इंडिया के क्लाइमेट के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। फिर कहता है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी वायुमंडलीय दशाएं ऐसी है जो भारत में शीत ऋतु के दौरान मौसम की स्थिति को प्रभावित करती है। शीत ऋतु में यानी कि भारत के मौसम पे इनमें से किस किस का प्रभाव है, ये पूछा है इसने। दो जवाब फटाफट देखता हूं किसके जवाब आ रहे हैं। ये लो, डी है बेटा, डी। डी का मतलब क्या है? 1 2 3 तीनों ही सही है। तो तीनों विकल्प सही है। शीत ऋतु के दौरान भारत में जलवायु और उससे संबंधित मौसम की स्थितियां निम्नलिखित वायु दिशाओं को नियंत्रित करती है। पहला, धरातलीय वायुदाब और पवनें। ओके, तो शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है और शीत ऋतु के दौरान हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में एक उच्च दाब केंद्र विकसित हो जाता है और जब हाई प्रेशर होगा तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलेगी। तो उच्च वायुदाब केंद्र से दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और मध्य एशिया के उच्च दाब केंद्रों से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत के शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में, क्योंकि वो मध्य एशिया में भी तो बेटा क्या है, लैंड ही तो है, स्थलीय भाग तो है, स्थलीय भाग से आ रही है तो वो भी ड्राई है, तो महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है और ये महाद्वीपीय पवन उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ जाती है। लेकिन ये व्यापारिक पवनों का संपर्क ऐसा तो है नहीं कि ये उत्तर पश्चिम से आ रही है और व्यापारिक पवनों से एग्जैक्ट हम पॉइंट बता देंगे कि इस एक्स पॉइंट पे ये व्यापारिक पवनों से मिलेगी। नो, वो क्लाइमेटिक कंडीशन से बेटा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो कहता है हालांकि इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। ये स्टेटमेंट आ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि भारत में जो शीतकाल में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली पवनें और व्यापारिक पवनें एक नियत क्षेत्र में मिलती है, तो स्टेटमेंट नो। कई बार तो इसकी स्थिति ये कहता है खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है, परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी भारत इन शुष्क पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। सेकंड जो कहता था कि जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण, तो भारतीय भूभाग पर ऊपरी वायु, आप जानते जेट स्ट्रीम वैसे भी ऊपरी वायुमंडलीय संचरण है। परिसंचरण में परिवर्तन के कारण भारत में मानसून का अचानक आरंभ होता है। ऊपरी वायु प्रणाली में जेट प्रवाह की उपस्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। शीत ऋतु के दौरान समुद्र तल से करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी जेट
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर बहुत तेज गति से बहता है। ये जेट प्रवाह हिमालय की श्रेणियां बीच में आएगी तो टकरा के दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है और दक्षिणी शाखा हिमालय श्रेणी के दक्षिण में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के ऊपर पूर्व की ओर चलती, पश्चिम से पूर्व की ओर। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में शीत ऋतु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और यह जेट प्रवाह भूमध्य सागरीय प्रदेशों से जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके लाने के लिए उत्तरदायी है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस शीतकाल में पश्चिम की ओर से आते हैं। फिर कहता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते भूमध्य सागर पे उत्पन्न होते हैं। यह अलग से स्टेटमेंट आ सकता है कि जो भारत में जो विक्षोभ होता है शीतकाल में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, उसकी उत्पत्ति कहां होती है? तो बताता है भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और आमतौर पर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम को प्रभावित करते हैं। इसी मौसम के दौरान अक्टूबर और नवंबर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पूर्वी प्रवाहों का ये हिस्सा होते हैं और विक्षेप देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आ रहा है ना मजा? इसको बोलते हैं बेटा कंटेंट। ऐसी चीजों को पढ़ने से आपके अंदर से स्ट्रेंथन फील होगा। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें ये आपको और एड ऑन कर दे रहा है, आपको और रिफाइंड कर दे रहा है। और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज तो है बेटा, सारे सब्जेक्ट पीटी के उठाए हैं। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उनके अंदर भी टॉपिक वाइज ऊष्मा बजट पे अलग से क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पे अलग से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। अक्षांशीय विस्तार, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी, समुद्र तट से दूरी, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कहता है इनमें से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? 1, 2, 3, 4, 2 और 5, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। बताओ भारत की क्लाइमेट को इनमें से क्या प्रभावित करता है? हिमालय, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ओके, जल और स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन कराया था ना उसी से मिलता जुलता है, उसका भाई बंधु है ये। क्या हो सकता है? नन अदर देन डी। सारी चीजें प्रभावित करते हैं। अनेक कारक है जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 कैटेगरी में, एक तो स्थिति और उच्चावच से संबंधित कारक है, दूसरा वायुदाब और पवन संबंधी कारक। तो सारे कारक है अक्षांशीय विस्तार, हिमालय पर्वत, जल स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब पवने, जेट प्रवाह, ऊपरी वायुमंडलीय संचरण और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि किस तरीके से आपके लिए 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की 10 बुकलेट्स तैयार की गई है ताकि 22, 23, 24, 25 अभी जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे ना अनअकैडमी के साथ, वो फोड़ के रख दे। इस बार ताकत पैदा करता है ऐसी चीजें। कंटेंट बेटा जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप उतनी तगड़े फाइटर होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सीएससी एश्योर, ये भी देखो, ये जो इनिशिएटिव है ना बेटा अनअकैडमी का, सीएससी एश्योर, आप कहीं भी देख लेना। मुझे नहीं पता, जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इतना ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। अनअकैडमी कहता है अगर कोई भी बच्चा 2 साल या ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेता है और अगर उसका 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ ना अनअकैडमी पे, वैसे तो हो जाएगा, फिर भी कई बच्चा कहता है ना सर नहीं हुआ तो क्या, अनअकैडमी कहता है 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ ना बेटा, तीसरा साल हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। ये लो 2 साल या उससे बड़ा का सब्सक्रिप्शन लो और सीएससी एश्योर है, ओके, आपको एक एक्स्ट्रा ईयर देता है पूरा। तो आप लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जैसे कि हमारा बुकलेट्स वाला भी 20 से 25 अप्रैल के बीच है, ये भी लिमिटेड टाइम का ऑफर है। आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेरा रेफरल कोड नवीन 1 आप जानते हैं, नवीन सर, नवीन 1 कोड है,
और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करना और जल्द से जल्द इस बेनिफिट का लाभ भी उठाना बेटा, है ना। 23 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 22 तो बिल्कुल आ ही गया हमारी दहलीज पे। और तो 23-24 वाले तकड़े से अच्छे से तैयार रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।